तो बेसिकली कार टी सेल थेरेपी एक तरह का एडवांस ट्रीटमेंट है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है। एक कीमोथेरेपी, एक रेडियोथेरेपी और एक इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी एक तरह का ये इम्यूनोथेरेपी है। क्या ये ट्रीटमेंट्स जो पेशेंट बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी सेफ है या फिर इट इज़ ओनली एप्लीकेबल और यूज्ड ऑन अडल्ट्स? कार टी सेल थेरेपी वी कैन डू इट अप टू अ हायर एज। वी कैन डू हम लोग 70-75 ईयर्स तक की एज में भी कार टी सेल थेरेपी कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया फॉर कार टी सेल थेरेपी बिकॉज कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ऑफ कोर्स। इंडिया में कॉस्ट काफ़ी कम है, तो वी आर गोइंग टू बी बिग हब ऑफ कार टी सेल थेरेपी इन कमिंग ईयर। वेलकम टू एक्सपर्ट पॉडकास्ट, जहां मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको समझाते हैं आपकी भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जो फ्यूचर का गेम चेंजर माना जा रहा है, कार टी सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये दोनों ही ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत प्रॉमिसिंग साबित हो रहे हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी। हेलो सर। हेलो। He is a leading hematologist from Apollo Hospital, कोलकाता। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कार टी सेल थेरेपी क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कब ज़रूरी होती है, किस तरह के पेशेंट एलिजिबल होते हैं एंड इन दोनों ही ट्रीटमेंट का सक्सेस और रिकवरी रेट क्या होता है। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। हेलो सर। हेलो। First, we will try to understand the basics of blood cancer, CAR T therapy, and BMT. ओके। So, sir, in simple words, if you can explain what is blood cancer. सो ब्लड कैंसर जैसा नाम ही है कैंसर, तो जो ब्लड में अगर कैंसर हो जाता है तो उसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। वो आपके बोन मैरो से भी स्टार्ट हो सकता है या डायरेक्ट ब्लड में भी हो सकता है। तो हमारे ब्लड में जैसे 3 कंपोनेंट होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट एंड बोन मैरो के अंदर। तो जो जनरली जो नॉर्मल भाषा में जब WBC में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। और नॉर्मल भाषा में जो हेमेटोलॉजी के अंदर जो कैंसर आता है ब्लड कैंसर, उसमें ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा और एक एंटिटी होता है जिसको माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म कहते हैं हम लोग। तो ये कॉमन कैटेगरी है जो कि ब्लड कैंसर के अंदर आता है। ओके। कार टी सेल थेरेपी के बारे में काफ़ी बज़ है अभी, तो कार टी सेल थेरेपी एग्जैक्टली क्या होता है? तो बेसिकली कार टी सेल थेरेपी एक तरह का एडवांस ट्रीटमेंट है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है। एक कीमोथेरेपी, एक रेडियोथेरेपी और एक इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी एक तरह का ये इम्यूनोथेरेपी है। तो हमारे शरीर में एक जो डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि जब भी हमको फीवर होता है, तो हमारे बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा जो WBC होता है वो डिफेंस का काम करता है। और WBC के अंदर भी टी सेल एंड बी सेल्स होते हैं। तो जब किसी को कैंसर होता है तो क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो बॉडी के अंदर जो टी सेल्स होते हैं जो डिफेंस के लिए काम करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो कार टी सेल थेरेपी में स्पेसिफिकली पेशेंट के टी सेल को हम लोग बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं मशीन के द्वारा, और उसको लैब में फिर से ग्रो किया जाता है। और उसके अंदर कुछ टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं जो कि कैंसर के ऊपर होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो सेल बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग उसको बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं, और वो टी सेल जाके डायरेक्टली कैंसर सेल को किल करता है, और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इट इज़ कॉल्ड अ लिविंग ड्रग। जैसे ड्रग्स जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं दे आर नॉन लिविंग, बट ये हमारा शरीर में जो यूज़ करते हैं इसको हम लोग एक तरह से नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कार टी सेल थेरेपी इज़ ए टाइप ऑफ लिविंग ड्रग ट्रीटमेंट और लिविंग इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। स्पेसिफिकली जहाँ पर आपका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी फेल कर जाता है, वहाँ पर कार टी सेल थेरेपी इफ़ेक्टिव होता है। So, sir, since you mentioned about chemotherapy, I want to ask you the next question. Is CAR T cell therapy a replacement for chemotherapy? मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली कार टी सेल थेरेपी इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जो होता है वो बेसिकली मोर ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ये कैंसर सेल को भी किल करते हैं, साथ-साथ में नॉर्मल सेल को भी किल करते हैं। तो इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जो किसी भी दवा का काम करने का जो पद्धति या जो सिस्टम होता है,
तो कीमोथेरेपी में वो नॉन स्पेसिफिक होता है, तो जब भी उसको आइदर टैबलेट फॉर्म में देते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, तो वो बॉडी में जाके कैंसर सेल को भी मारता है और नॉर्मल सेल्स को भी मारता है, तो जिसके कारण से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन कहने के लिए दोनों का अलग-अलग इम्पोर्टेंस है। जब भी किसी को कोई कैंसर होता है, तो आप इमीडिएटली कार टी सेल थेरेपी नहीं कर सकते हैं। ओके। पहले कीमोथेरेपी देके या रेडियोथेरेपी देके, कुछ भी ट्रीटमेंट देके सबसे पहले कैंसर को एक मिनिमम लेवल पे लाया जाता है, और जब वो मिनिमम लेवल पे आ जाता है, तब फिर हम लोग कार टी सेल थेरेपी को यूज़ करते हैं, जो बाकी बचा हुआ कैंसर सेल है, क्योंकि वो जो बचा हुआ कैंसर सेल आफ्टर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो रह जाता है, वो अगर शरीर में रह जाएगा तो बीमारी फिर से वापस आ जाएगी। अच्छा। तो उस कंडीशन में ये कार टी सेल थेरेपी को यूज़ करके जो बाकी बॉडी में बचा हुआ कैंसर सेल्स होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। Okay. So let's move on to the next section, which is let's understand what is BMT, bone marrow transplant. तो this is a very old concept. आप बताइए सिंपल शब्दों में, what is bone marrow transplant and when do doctors use it? ओके, सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली आपको नाम से ही जैसा लग रहा होगा कि बोन के अंदर जो हमारा मैरो होता है, सो मैरो इज़ अ पार्ट जहाँ से आपका सारा ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी कोई डिजीज़ होता है, सपोज़ जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर ब्लड कैंसर होता है, तो इसका मतलब कि हड्डी के अंदर जहाँ खून बन रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो डिफेक्टिव हो गया है, दैट नीड्स रिप्लेसमेंट। दूसरा कुछ बीमारी होता है, जैसे आपने सुना होगा नॉन कैंसरस कंडीशन में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, जैसे एक थैलेसीमिया बोल के एक बीमारी होती है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसके अंदर लाल खून बनना बंद हो जाता है। तो आप किसी भी मेडिसिन से इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो बेसिकली बोन के अंदर जो मैरो हो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो पुराने ज़माने में, आज से जब ये ट्रांसप्लांट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि जो स्टेम सेल जो होते हैं, जो कि बोन मैरो के रीग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो डायरेक्ट बोन से निकाले जाते थे और बोन में डाला जाता था। इसलिए इसका नाम था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो इसलिए बहुत पेशेंट लोग डर भी जाते हैं कि लगता है कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, हमारा सर्जरी होगा। बट ऐसा नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गया है। तो स्पेशल कुछ मशीन्स होते हैं, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी स्टेम सेल घूमता रहता है। तो वहाँ से उसको फ़िल्टर आउट करके, और क्या करते हैं, जैसे पेशेंट को जो भी डिज़ीज़ है उसके अनुसार से हम लोग कुछ हाई डोज़ कीमोथेरेपी देते हैं या रेडियोथेरेपी देते हैं, और बॉडी के अंदर जितना भी सेल बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, वेदर इट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल, कैंसरस और नॉन कैंसरस, सबको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद स्टेम सेल को बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ कर देते हैं, और वो धीरे-धीरे बॉडी में ग्रो करता है, और जब वो नया स्टेम सेल आता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पुराना जो कैंसरस सेल था वो सब बॉडी से निकल गया है, सिर्फ़ नॉर्मल सेल ही फॉर्मेशन बॉडी में हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और ये 2 तरह का होता है। जैसे मैंने आपको बोला, एक वर्ड यूज़ किया स्टेम सेल, हुँ। तो अगर नॉर्मल भाषा में हमको समझाना होगा व्हाट इज़ स्टेम सेल, तो जैसे एक आप खेत में जो हम लोग खेती करते हैं, धान की खेती या जो भी करते हैं, तो एक बीज की ज़रूरत होती है। हम लोग बीज डालते हैं तो उससे फसल होता है। तो बेसिकली ये बीज ही स्टेम सेल है। ओके। तो जब भी हम लोग खुद का बीज यूज़ करते हैं, मतलब अपना बॉडी का खुद का स्टेम सेल यूज़ करेंगे, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और ये जनरली किया जाता है, मल्टीपल माइलोमा बोल के एक बीमारी होता है, लिम्फोमा होता है, कुछ-कुछ सॉलिड कैंसर होते हैं जिसमें हम लोग ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करते हैं। बट जहाँ आपका स्टेम सेल खुद डिफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि लिम्फोमा माइलोमा में आपका स्टेम सेल डिफेक्टिव नहीं रहता है। ओके। बट ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक में आपका स्टेम सेल डिफेक्टिव हो चुका है। तो आप खुद के स्टेम सेल को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, एचएलए मैचिंग। अच्छा। इट इज़ नॉट ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप से कोई मतलब नहीं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हम पेशेंट हैं और आप हमारे डोनर हैं। आपका ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ग्रुप ए है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो मेरा ग्रुप ए से चेंज होके बी हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि एचएलए बोल के टेस्ट, कि आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कितना आइडेंटिफ़ाई कर रहा है। अच्छा। तो क्योंकि वही तो फर्दर रिएक्शन करेगा। हाँ। तो हम लोग एचएलए टेस्ट करते हैं, और जो बेस्ट मैच होता है, तो जनरली ओन ब्रदर एंड सिस्टर सबसे अच्छे मैच होते हैं। उसके बाद फादर एंड मदर जो कि हाफ मैच होते हैं, और कुछ-कुछ अनरिलेटेड होते हैं। तो ये हम लोग फुल मैच डोनर, तो इस ट्रांसप्लांट को हम लोग एलोजेनिक बोलते हैं। ओके। एलोजेनिक मतलब क्या है, स्टेम सेल हम खुद का नहीं, पेशेंट का नहीं यूज़ हो रहा है, किसी दूसरे से हम लोग उसको ले रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट एज वेल एज एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और ओके। न्यूअर टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब ये ऑब्सोलेट हो चुका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ओके। वी कॉल इट एज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ओके।
And so, what if you do not find a donor within your own family and you need to reach out to someone else? या सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली जैसा आपने बोला कि स्टेम सेल अगर नहीं मिल रहा है, सपोज आपके फैमिली में मैच नहीं है, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो जैसे मैंने बोला कि एचएलए मैचिंग हमको फुल मैच चाहिए या हाफ मैच चाहिए। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, फादर एंड मदर, बोथ आर हैप्लो मैच, हाफ मैच तो होते ही हैं। तो आज के डेट में ट्रांसप्लांट का एक प्रोसेस है जिसको हम लोग हैप्लो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उससे आप कर सकते हैं। दूसरा एक होता है मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। तो जैसे एक ब्लड बैंक होता है ना, तो उसी तरह स्टेम सेल डोनर बैंक होता है, Okay. जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस लोग, जैसे आप और हम जैसे जो हेल्दी लोग हैं, अब उनका डाटा उसमें रखा हुआ है एचएलए का। Okay. तो सपोज जो भी पेशेंट्स होता है उनका हम एचएलए टेस्ट करते हैं, उनको वो डाटा भेजते हैं। तो सपोज एक आदमी सपोज कैलिफोर्निया यूएस में है, जिसका एचएलए हमारे पेशेंट से मैच कर रहा है, तो एक सिस्टम है, एक रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, वो इंटीमेट करती है उस डोनर को कि एक पेशेंट है इंडिया में जिसका एचएलए आपसे मैच कर रहा है, आर यू रेडी टू डोनेट? तो वो बोलेंगे कि हाँ, हमको डोनेट करना है। तो उनका स्टेम सेल वहाँ से कलेक्ट होके कुरियर से आता है और हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसको बोलते हैं मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। Okay. तो आज के डेट में नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो एवरीबॉडी हैज़ ए डोनर। आइदर आपके भाई-बहन नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पेरेंट्स में नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू कैन अल्टीमेटली गेट अ मैच फ्रॉम एनीवेयर। Okay. So, my next question is, क्या कार टी सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक साथ किए जाते हैं या फिर अलग-अलग? तो ये टेक्निकली बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो नॉर्मल भाषा में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, तो बेसिकली दोनों का इंडिकेशन अलग है, ठीक है ना? तो ल्यूकेमिया में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं और कार टी सेल थेरेपी भी करते हैं। जैसे लिम्फोमा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है, कार टी सेल थेरेपी होता है। जो ये डिसीज़न हम लोग लेते हैं कि किस पेशेंट में हम लोग कार टी सेल थेरेपी करेंगे, किस पेशेंट में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। सो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि डिसीज़ का स्टेज क्या है, पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री कैसा है, जो कीमोथेरेपी मिला है उससे डिजीज़ कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। फिर पेशेंट का एज कितना है, उसकी जनरल कंडीशन कैसी है, फिटनेस कैसा है। तो एक नॉर्मल भाषा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो हम लोग का एज कट ऑफ जो होता है, हम लोग प्रेफ़र करते हैं 60 टू 65 ईयर्स। उससे कम एज के पेशेंट्स में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना थोड़ा ईज़ी होता है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है, एक दूसरे के बॉडी के इम्यून सिस्टम को आप अपने बॉडी में डाल रहे हैं। हुँ। तो लॉट ऑफ रिएक्शन, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, ये सब का कॉम्प्लिकेशन का चांस रहता है। तो इसके लिए पेशेंट को फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग, जहाँ पर पेशेंट सूटेबल नहीं है, सपोज़ पेशेंट का एज 70 है, ठीक है? जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जैसे ल्यूकेमिया का पेशेंट जिसका डिज़ीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड ही रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो हम लोग वहाँ पे कार टी सेल चूज़ करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कुछ-कुछ डिसीज़ेज़ हैं, जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिया थैलेसीमिया का, एप्लास्टिक एनीमिया, उसमें कार टी सेल होता ही नहीं है, ठीक है? उसमें आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करना है। तो एक नॉर्मल भाषा में यही बोलेंगे, दोनों ही ट्रीटमेंट हम लोग क्यूरेटिव इंटेंट से करते हैं कि पेशेंट की बीमारी को कंप्लीटली ठीक करने के लिए। बट डिसीजन कौन सा पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, कौन पेशेंट में कार टी सेल होगा, और कुछ-कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसमें हम लोग दोनों ही करते हैं एक के बाद एक, फॉर कंप्लीट क्योर ऑफ द पेशेंट। तो इट्स ए वेरी टेक्निकल डिसीजन जो कि जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो लेते हैं एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। Okay. Now let's discuss about the procedure, eligibility and age factor. इस कार टी सेल थेरेपी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक पेशेंट कैसे एलिजिबल होता है? ओके, सो आई थिंक जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि कार टी सेल थेरेपी, सपोज एक पेशेंट मेरे पास आया तो उसका कार टी होगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। तो बेसिकली हम लोग जो भी मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है? तो आज के डेट में कार टी सेल थेरेपी का जो अप्रूवल जिसको हम लोग बोलते हैं, इज़ फॉर बी सेल ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा एंड मल्टीपल मायलोमा ओनली, ठीक है? अभी बहुत सारे अदर डिजीज़ेज़ में इसका स्टडी एंड ट्रायल चल रहा है जिसमें अभी इसका अप्रूवल नहीं है। तो हम लोग बी सेल ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड मायलोमा में कार टी सेल थेरेपी करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया, बेसिकली
CAR T cell therapy we can do it up to a higher age. We can do हम लोग 70-75 ईयर्स तक की एज में भी CAR T cell therapy कर सकते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का 2 इंडिकेशन है, एलोजेनिक हम लोग कैंसरस कंडीशन में भी करते हैं, नॉन कैंसरस कंडीशन में भी करते हैं। तो जैसा अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैंसर को लेके, तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि ट्रांसप्लांट के पहले डिजीज़ का कंट्रोल कैसा है। तो कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे कि हमारा कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करता और डिजीज़ कंट्रोल में नहीं आता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग पहले CAR T सेल थेरेपी करके डिजीज़ को फुल कंट्रोल में लेके आते हैं और फिर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके। तो और ये जनरली हम लोग प्रेफ़र करते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट शुड बी डन इन लेस देन 65 ईयर और इन अ फिट पेशेंट। Okay. So both these treatments are an option for blood cancer patients then. डेफिनिटली यस। Okay. So my next question is that क्या ये ट्रीटमेंट्स जो जो पेशेंट बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी सेफ है या फिर इट इज़ ओनली एप्लीकेबल और यूज्ड ऑन अडल्ट्स? नो, सो जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, इसमें एज कट ऑफ जो होता है अपर एज कट ऑफ होता है, देयर इज नो लोअर एज कट ऑफ। ओके। तो इवन पीडियाट्रिक में इसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। अच्छा। तो यंगर द पेशेंट बेटर द रिजल्ट ऑफ बोथ CAR T सेल थेरेपी एज ओह। वेल एज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी काफ़ी सक्सेसफुल है ये दोनों पद्धति जो है, बोन ट्रांसप्लांट या CAR T सेल थेरेपी। So let's move on. Let's move on to the risks, side effects, and recovery. So CAR T cell therapy के क्या side effects है and is it a dangerous treatment? ऐसा नहीं कहते हैं कि डेंजरस ट्रीटमेंट है, बट सिचुएशन ऐसा रहता है कि सपोज CAR T सेल थेरेपी हम लोग करते कब है, सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है, जब आपका कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है, देन यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग अ CAR T सेल थेरेपी। अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, देन यू आर गोइंग टू लूज योर पेशेंट, ठीक है ना? Okay. और CAR T सेल थेरेपी इज नॉट, आई विल नॉट टेल इट इज 100% सेफ, Okay. बट एज पर जनरल टर्मिनोलॉजी हम लोग बोलते हैं CAR T सेल थेरेपी का जो रिस्क होता है, Hmm. इट इज लेस देन 10% ऑफ कॉम्प्लिकेशन। Okay. तो जो सेल हम लोग बॉडी में देते हैं उसका कुछ एडवर्स रिएक्शन जिसको हम लोग CRS बोलते हैं, या कुछ बॉडी के साथ रिएक्शन, और समटाइम इट बिकम्स सो सीरियस दैट पेशेंट कैन डाई ऑल्सो Okay. ड्यूरिंग CAR T सेल थेरेपी, जिसका प्रोबेबिलिटी 10% और लेस देन 10% होता है। 90% पेशेंट्स काफ़ी अच्छे से CAR T सेल थेरेपी टॉलरेट करते हैं। In terms of bone marrow transplantation, it is a little bit more challenging as compared to CAR T cell therapy. In autologous transplant, it is not so difficult Hmm. बिकॉज इसमें आपका खुद का स्टेम सेल यूज हो रहा है, हाँ. तो कोई रिएक्शन वगैरह होने का चांस नहीं रहता है। तो वी कोट एज ए रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ लेस देन 1%। 99% ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट एलोजेनिक ट्रांसप्लांट जो हम लोग ल्यूकेमिया या थैलेसीमिया प्लास्टिक के लिए करते हैं, उसमें जनरली वी से रिस्क इज इन द रेंज ऑफ 10 to 20% मैक्सिमम। Okay. और एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। Okay. तो ग्राफ्ट का क्या मतलब हुआ है कि जो डोनर का सेल आपके बॉडी में आया है, ठीक है ना, वो आपके बॉडी को क्या है, एक नए एंटिटी में उसको आइडेंटिफाई करता है एंड इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग। तो कभी वो लीवर में साइड इफ़ेक्ट करता है, कभी किडनी पे साइड इफ़ेक्ट करता है, कभी स्किन पे साइड इफ़ेक्ट करता है। तो हम लोग उसको मेडिसिन देके कंट्रोल करते हैं जब तक आपका बॉडी ट्यून नहीं हो जाता। उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग। इट टेक्स अराउंड 1 ईयर। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन का चांसेस थोड़ा एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में एज़ कम्पेयर टू CAR T सेल ज़्यादा होता है। बट इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। बट द बेटर पार्ट क्या है कि ये दोनों ही ट्रीटमेंट अगर आप सक्सेसफुली कर पाते हैं, तो कल को जो पेशेंट आपका था जिसको आपने बोल दिया आप ठीक नहीं हो सकते हैं, आप घर चले जाइए, देयर इज़ नो होप, दे कैन गेट क्योर्ड और हमेशा के लिए ठीक होके दे कैन लीड ए नॉर्मल गुड क्वालिटी लाइफ। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। Okay. So it is considered as the last resort then. यस, डेफिनेटली। Okay. So how about bone marrow transplant? एक पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद कितना टाइम लगता है रिकवरी होने में? ओके, सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑटोलोगस जैसे मैंने बात किया, उसमें ज़्यादा नहीं, हम लोग पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के बाद मैक्सिमम 1 महीना बोलते हैं अच्छा। रेस्ट्रिक्शन में रहने के लिए। आफ्टर सेकेंड थर्ड मंथ
ही कैन स्टार्ट हिज एक्टिविटी। अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज जा सकता है, पढ़ाई कर ओके। सकता है, जॉब करने वाले वो अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। बट यस, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट इज़ नॉट सो सिंपल। जैसे मैंने बार-बार एम्फसाइज़ किया है कि यू आर यूजिंग डिफरेंट पर्सन स्टेम सेल। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग इम्यूनोसप्रेशंस देते हैं, हुँ, जो बॉडी के इम्यूनिटी को कंट्रोल करके रखता है। बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं फॉर 3 टू 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर। तो हम लोग पहला 3 महीना बोलते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन में रहने के लिए। 3 टू 6 मंथ्स थोड़ा-सा लिबर्टी देते हैं। हुँ, आफ्टर 6 मंथ्स मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग ट्रांसप्लांट की बातें कर रहे, तो आप जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, हुँ, किडनी ट्रांसप्लांट, उसमें क्या होता है, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ता है। हुँ, बट हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एडवांटेज क्या है कि ये जो स्टेम सेल आपके बॉडी में आया है, उसको ट्यून होने में 3 से 6 महीना या 1 साल लगता है। जब वो आपके बॉडी के साथ ट्यून हो जाता है, तो आपको किसी भी तरह का कोई मेडिसिन खाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। सो यू लीड अ ड्रग फ्री लाइफ आफ्टर अ सक्सेसफुल बोन मैरो ओके, ट्रांसप्लांटेशन। that's very helpful to know. Yes, yes, yes. So, doctor, please tell me about how CAR T cell therapy works. Like, how does a hematologist carry the process out? ओके। सो जब भी हम लोग किसी पेशेंट को प्लान करते हैं कार टी सेल थेरेपी, तो इट्स अ बिग प्रोसेस, ठीक है ना? तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड से जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में से टी सेल, तो एक मशीन होता है, तो उससे वो टी सेल फ़िल्टर आउट हो जाता है। फ़िल्टर आउट होके वो एक बैग में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद एक स्पेशलाइज़्ड लैब होता है, ठीक है ना? तो इंडिया में 2 लैब हैं, Hmm. जो तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है? तो वो टी सेल उस लैब में जाता है, लगभग 10 से 15 दिन लगता है उसको ट्यून करने में। तो एक तरह का जैसे वायरस वेक्टर होता है, उस वेक्टर के थ्रू टी सेल के ऊपर कुछ एंटीबॉडी को लगाया जाता है। और ये जो एंटीबॉडी होता है, जो पेशेंट के अंदर जो कैंसर सेल है, उसको आइडेंटिफ़ाई करता है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ब्लड कलेक्शन होता है, सेकंड स्टेप में वो ब्लड जाता है लैब में प्रोसेस होने के लिए, जिसमें अराउंड 2 वीक्स लगता है, और मैन्युफैक्चर होके आपका टी सेल वापस आता है, आप जहाँ पे भी पेशेंट एडमिट रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को थोड़ा-सा कंडीशनिंग कीमोथेरेपी देके, वो टी सेल को बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं। अच्छा, जस्ट लाइक ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके। वो टी सेल बॉडी के अंदर जाके फिर से ग्रो करना चालू करता है। बट ये वाला टी सेल आपके प्रीवियस टी सेल से डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाला टी सेल सिंपल एक टी सेल था। अभी क्या, वो लैब से एक तैयार होकर आया है, और जिस हर टी सेल पे कुछ-कुछ एंटीबॉडी चिपका हुआ है। वो सीधा डायरेक्ट जाके क्या होता है कि कैंसर सेल को मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, और 1 से 2 महीना में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे पूरा कैंसर सेल बॉडी से निकल जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो इसमें हम लोग 3 स्टेप होता है, एक में कलेक्शन, दूसरे में मैन्युफैक्चरिंग, तीसरे में इन्फ्यूजन। तो जब हम लोग इन्फ्यूजन करते हैं, उस समय पेशेंट को 2 हफ्ते के लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ रहना पड़ता है। ओके, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पेशेंट को एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो 2 हफ्ते के बाद अगर पेशेंट स्टेबल होता है, तो फिर घर चला जाता है। फिर हम लोग वीकली पेशेंट को कॉल करके चेकअप करते हैं। 1-2 महीना में अगर सब ठीक-ठाक रहता है, ही कैन स्टार्ट हिज़ नॉर्मल एक्टिविटी, ओके, बट ही हैज़ टू बी इन फॉलो अप विद द ट्रीटिंग डॉक्टर। okay. So, like you said that the T cells are a small part of the T cells, a small amount of T cells are extracted from the patient, then sent to the lab. Yes. So, when that T cell is extracted from the patient, how is he doing and where is he? You said he is not admitted in the hospital. So, how is he, like, is he being monitored during that time? दिस इज़ जस्ट लाइक ए ब्लड डोनेशन। आप ब्लड अच्छा, डोनेशन जाते हैं, आपके बॉडी में कितना 5.5 से 6 लीटर ब्लड है। हाँ, ठीक है? तो आपने 200 एमएल डोनेट किया, उसके बाद आप चले गए। तो उसी ओके, तरह से हमारे बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टी सेल्स हैं। हम्म, So we are just taking hardly 5% of your all T cells. ओके, ओके, So it doesn't hamper the normal activity, normal health of the patient. अच्छा, So it is just like a simple blood donation which is done in a different way. हम्म, तो उसमें पेशेंट आता है, 4 घंटे के बाद अपना वापस जा सकता है। डजेंट अफेक्ट द हेल्थ। ओके, ओके, ठीक है. So now let's talk about the success rate, the recovery, and also the future of CAR T cell therapy. सर, CAR T cell therapy या फिर BMT के सक्सेस रेट एग्जैक्टली हाउ मच वुड यू रेट इट? Okay, so
सक्सेस रेट इस तरह से बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि बॉल पॉइंट की इतना परसेंट होता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन डिजीज टू डिजीज कि आप ओके। किस डिजीज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हाँ। किस डिजीज के लिए कार टी सेल थेरेपी कर रहे हैं। तो नॉर्मल भाषा में जैसे कुछ डिजीजेज जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, हुँ, थैलेसीमिया, इसमें सक्सेस रेट इज इन द रेंज ऑफ मोर देन 90 to 95%। ओके। ठीक है। ल्यूकेमिया जैसे कैंसर्स हैं, ठीक हुँ, है, एएलएल, एएमएल, इसमें हम लोग कोट करते हैं अराउंड 50 to 60% क्योर रेट्स है। अगर हम हुँ, 100 पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें अराउंड 50 से 60 पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सो ये जो सक्सेस रेट है, वो डिजीज़ टू डिजीज़ चेंज होता रहता है। कार टी सेल थेरेपी का सक्सेस रेट डेफिनिटली बेटर दैन ट्रांसप्लांट है। और अभी कार टी सेल बेसिकली बहुत मैच्योर डाटा हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि अगर कहते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुए आज से 40 साल हो चुका है। कार टी सेल थेरेपी इंडिया में 2 साल से एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में अराउंड 8 to 10 ईयर्स। तो हमारे पास जो भी डाटा है, उसपे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका क्योर रेट्स ल्यूकेमिया में आज के डेट में इन द रेंज ऑफ 60 to 70% है कार टी सेल थेरेपी। ओके, ओके। तो इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स एक लॉन्ग टर्म क्योर प्रोवाइड करते हैं? डेफिनिटली, यस, यस। ओके। तो कार टी सेल थेरेपी लाइक यू सेड अभी इट इज़ काफ़ी एक्सपेंसिव तो इंडिया में रिसेंटली इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड 2 इयर्स हुए हैं। तो यू नो हाउ एक्सेसिबल इज़ इट टू द मासेस ओके, इन इंडिया? यस। सो कार टी सेल थेरेपी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हुँ, ट्रीटमेंट पार्ट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ओके। जो मैंने बोला सेकंड पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, हुँ, सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एक लैब होता है, ठीक है ना? अच्छा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट कॉस्ट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ टू एस्टैब्लिश दैट लैब। ओके। इंडिया में अभी सिर्फ 2 लैब हैं, जो कि ये प्रोसेस कर रहे हैं, एक बैंगलोर में है और एक बॉम्बे में है। हुँ, और इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक नॉर्मल अगर हम एक एक फिगर में बात करें, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आज के डेट में कार टी सेल थेरेपी का कॉस्ट करीब 1 सीआर है, 1 करोड़। ओके। ठीक है? बट इफ यू कंपेयर इंडिया में जब स्टार्ट हुआ था, आज से लगभग 2 साल होने जा रहा है कार टी सेल स्टार्ट हुए। उस समय हमारा कॉस्ट था अराउंड 60,000। हुँ, ठीक है? 60 लाख, सॉरी 60 लैक्स, हुँ, जो हुँ, कि अब कम होते हुए अराउंड 30 to 40 पे आ चुका है। ओके। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि जैसे भी कोई जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा इसमें आता है। हुँ, हुँ, तो जैसे-जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बढ़ेंगे हमारे, हुँ, अभी तो सिर्फ 2 है, सपोज़ आने वाले समय में 10 हो जाएँगे, हुँ, तो डेफ़िनेटली इनका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी अफोर्डेबल हुँ, टू मेनी पेशेंट दोज़ हू डिज़र्व, एंड एक्सेसिबल ये आल्सो। एक्सेसिबल। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूँकि ये न्यू ट्रीटमेंट है, तो अभी हमारे जो इंश्योरेंस हुँ, हुँ, या जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं हाँ, पेशेंट के हाँ, ट्रीटमेंट बिल्कुल। में, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। ओके। तो उनके लिए भी एजुकेशन होगा धीरे-धीरे, व्हेन दे विल कम टू सी दिस सक्सेस कि ऐसा ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो रहा है, देन दे विल आल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो आने वाले समय में डेफिनिटली आई विल नॉट से, आज अगर हमारे 100 में से अगर 10 पेशेंट अफ़ोर्ड कर पाते हैं, इन द कमिंग 5 इयर्स में आई थिंक 100 में से 50 से 60 पेशेंट डेफिनिटली ये कार टी सेल थेरेपी को इंडिया में अफ़ोर्ड कर पाएँगे। एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया फॉर कार टी सेल थेरेपी, बिकॉज़ कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ऑफ कोर्स। इंडिया में कॉस्ट काफ़ी कम है, हुँ, हुँ, तो वी आर गोइंग टू बी बिग हब ऑफ कार टी सेल थेरेपी इन कमिंग ईयर्स। ग्रेट। तो फाइनली आपको क्या लगता है कार टी सेल थेरेपी डू यू थिंक दैट्स द फ्यूचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट? यस, डेफिनिटली द वे इट इज़ प्रोग्रेसिंग, हुँ, जैसे मैंने बोला ना कि अभी सिर्फ अप्रूवल हम लोग को ट्रीटमेंट करने के लिए है हुँ, हुँ, हुँ। एएलएल, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ओनली बी सेल टाइप ओके। एंड माइलोमा एंड लिम्फोमा। बट अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रायल चल रहा है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में, हुँ, फिर सीएलएल में, सीएमएल में, प्लस बहुत सारे डिजीज़ेज़ है, जैसे आपने सुना होगा डिजीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है एक हुँ, डिजीज़, हुँ, हुँ, एसएलई होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ इसको बोलते हैं, जिसका बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। हुँ, उसमें बहुत सारा ट्रायल एंड डाटा अभी आ रहा है, जिसमें कार टी सेल्स काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ओके। तो कमिंग ईयर्स में नॉट ओनली कैंसर, हुँ, but lot of non-cancerous diseases will be treated by this CAR T cell ओके। process. So it has a big future, and we are hoping it's a bright future for CAR T cell therapy. सो डॉक्टर सिम्पटम्स क्या होते हैं फॉर सच ब्लड कैंसर्स? सो ब्लड कैंसर बेसिकली, ये कैंसर ब्लड का है, ब्लड और बोन मैरो से स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपका ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है।
तो जनरली पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है। अच्छा। तो पेशेंट्स को वीकनेस होगा, डे टू डे एक्टिविटी उसका हैम्पर होने लग जाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। हुँ। अगर प्लेटलेट फॉर्मेशन बंद हो जाता है तो पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। हुँ। नाक से, मुँह से, स्किन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। और ल्यूकेमिया में जनरली जैसे मैंने ब्लड डब्ल्यूबीसी का डिफेक्ट स्टार्ट होता है, तो उससे क्या होता है बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो पेशेंट को बार-बार इन्फेक्शन होता है। तो जो कॉमन सिम्पटम्स हम लोग ब्लड कैंसर में देखते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाना, बार-बार ब्लीडिंग होना, उसको इन्फेक्शंस होना, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ही माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ ब्लड रिलेटेड डिसीज़ और उसको बेस करके ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो व्हेन समवन सस्पेक्ट्स कि दे मे हैव ब्लड कैंसर, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो जब भी इस तरह का कोई भी सिम्पटम्स होता है तो एज ए जनरल फिजिशियन हम लोग सपोज एडवाइस करते हैं कि एक ब्लड टेस्ट होना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी। राइट। उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट चेक करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर 99% ऑफ द केसेस में एक डाउट आ जाता है कि पेशेंट को ब्लड कैंसर हो सकता है। हुँ। और जब भी ऐसा होता है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पर आपका एक बोन मैरो टेस्ट होता है और बोन मैरो टेस्ट के साथ बहुत सारा सैंपल हम लोग लेते हैं, फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर स्टडी, और ये करके हम लोग ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। बोन मैरो टेस्ट एग्ज़ैक्टली क्या है? तो जैसा ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बोन के अंदर होता है, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट नीडल डाल के वहाँ से सैंपल निकालते हैं। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ योर कैंसर सेल इज सिटिंग इनसाइड द बोन मैरो। तो उससे हम लोग को निकाल के जब स्टडी करते हैं तब हमको एग्जैक्ट पिक्चर पता चलता है और एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ डिजीज का पता चलता है कि किस तरह का ब्लड कैंसर है। ओके। तो यू मेंशन्ड अबाउट कंप्लीट ब्लड काउंट एंड बोन मैरो टेस्ट। इन दोनों के अलावा और क्या-क्या टेस्ट्स आर गिवन टू द तो पेशेंट? जब भी ये दोनों टेस्ट जो है, ये बेसिक टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, हुँ। बोन मैरो एंड ब्लड टेस्ट, इससे आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। इसके बाद का स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेजिंग, कि आपके हुँ। डिजीज़ का स्टेज क्या है, आपके डिजीज़ का रिस्क क्या है, या जो कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम प्लान करेंगे वो कितना काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्टडीज़ और साइटोजेनेटिक स्टडी। और कुछ-कुछ केसेस जैसे लिम्फोमा, माइलोमा के केसेस में पेट स्कैन किया जाता है। हुँ। उसमें देखा जाता है कि डिज़ीज़ का एक्सटेंट सिर्फ़ बोन मैरो के अंदर ही है या बॉडी के अंदर और भी जगह पे स्प्रेड कर चुका है। तो पेट स्कैन होता है और बॉडी फिटनेस के लिए भी हम लोग टेस्ट करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट हुँ। एक्स-रे वगैरह किया जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि जो भी कीमोथेरेपी या प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करेंगे, आपका बॉडी उसको ले सकता है कि नहीं। तो दीज़ आर ऑल सपोर्टिव ट्रीटमेंट वन्स यू डिसाइड टू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट, ओके, नॉट फॉर द डायग्नोसिस। ओके। After all these tests, if a patient is suspected to have blood cancer, what are the treatment options which are given to the ओके। patient? सो स्पेसिफिकली अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो 2 पार्ट हुए, एक ल्यूकीमिया, हुँ। एक लिम्फोमा और एक माइलोमा। अच्छा। तो एक कॉमन टर्म होता है कीमोथेरेपी, ठीक हुँ। है? तो जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, आइदर ल्यूकेमिया के लिए करें, माइलोमा के लिए करें, लिम्फोमा के लिए करें, जो भी मेडिसिन, टैबलेट हो, इंजेक्शन हो, जो भी हो, इसका कॉमन वर्ड होता है कीमोथेरेपी। अच्छा। और कीमोथेरेपी एक प्रोटोकॉल से दिया जाता है। तो बेसिकली प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन्स डिफरेंट डिफरेंट कैंसर्स के लिए डेज़िग्नेटेड होता है। उसका एक पर्टिकुलर डोज़ होता है, पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, और ये सब जो एस्टैब्लिश होता है प्रोटोकॉल, बहुत सारे स्टडीज़ के बाद ये इस प्रोटोकॉल को किया जाता है। हुँ। तो सपोज़ किसी को अगर एक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, तो एक बीएफएम प्रोटोकॉल बोल के होता है, उस प्रोटोकॉल अच्छा। को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कीमोथेरेपी उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट पे पेशेंट्स को दिया जाता है। सो कीमोथेरेपी है, कुछ-कुछ पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके। कहीं पे डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे लिम्फोमा में अगर छाती के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ है, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है पेशेंट को, तो हम लोग वहाँ पे रेडिएशन देके उसको कंट्रोल करते हैं। ओके। और कभी-कभी कुछ-कुछ इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ किया जाता है, जिसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। हुँ। तो कैंसर्स के ऊपर अगर कुछ टारगेट्स मिलता है, तो उसके लिए आज इम्यूनोथेरेप्यूटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, जो कि जाके डायरेक्ट उस कैंसर सेल पे काम करते हैं। तो हम लोग ब्रॉडली क्लासिफ़ाई करते हैं कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी में। ओके। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन दोनों ऑप्शंस में से एक पेशेंट को फर्स्ट यूजुअली क्या रिकमेंड किया जाता है? तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सब प्रोटोकॉल पे डिसाइड होता है कि क्या अच्छा। प्रोटोकॉल आप फ़ॉलो कर रहे हैं, एंड एज़ ए क्लिनिशियन, हुँ। तो जब भी वो प्रोटोकॉल में किसी-किसी प्रोटोकॉल में सिर्फ़ कीमोथेरेपी होता है, हुँ। किसी-किसी प्रोटोकॉल में सिर्फ़ रेडियोथेरेपी होता है, ओके। किसी-किसी प्रोटोकॉल में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
तो ये पेशेंट टू पेशेंट, डिजीज़ टू डिजीज़ ये चेंज होता रहता है डिसीज़न कि किसको हमको क्या ट्रीटमेंट देना है। Okay. So now let's talk about what if a woman she undergoes any of these therapies, any of these treatments, how does it affect her, let's say, fertility in the future? If she's wanting to become a mother, how does it affect her pregnancy? So basically, cancer in young age is totally different from cancer in older age group. Okay. Okay. So suppose young patients either male or female, जैसे आप फीमेल का एग्जांपल ले रहे हैं, आई विल टेल मेल ऑल्सो। Yeah. तो जब भी हम लोग कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कर देते हैं, दीज आर वेरी टॉक्सिक ड्रग्स, ठीक Hmm. है ना? तो हमारे बॉडी के कैंसर को तो वो मारते ही हैं, Hmm. कुछ कुछ अच्छे सेल्स को भी मार देते हैं। Acha. तो जैसे मेल में जो होता है, जो फर्टिलिटी के लिए सीमेन होता है, सो सीमेन को वो किल कर सकते हैं, Okay. स्पर्म को किल कर सकते हैं, और इधर ओवरी में ओवम को किल कर सकते हैं। Okay. तो कुछ-कुछ कीमोथेरेपी है जो डेफ़िनेटली हमको पता है कि उसमें ये सब एब्लेट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Hmm. तो वैसे कंडीशन में हम लोग सीमेन क्रायोप्रिज़र्वेशन या ओवम क्रायोप्रिज़र्वेशन कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के पहले करते हैं। Hmm. बट कुछ-कुछ आजकल का जो न्यूअर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सब जो है, वो उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। Hmm. तो आप कीमोथेरेपी कंप्लीट कर सकते हैं, और जब आपका कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाता है तो जनरली हम लोग बोलते हैं पेशेंट्स को 1 साल तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है, और 1 साल के बाद जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट कैन आइदर मेल और फीमेल दे कैन प्लान अबाउट प्रेगनेंसी। यस, डेफिनिटली विथ अ प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडेंस विथ योर ऑन्कोलॉजिस्ट एज़ वेल एज़ योर आपके गायनेकोलॉजिस्ट या जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। तो आज के डेट में यंग पेशेंट्स में हम लोग बिल्कुल इसका प्रिकॉशन रखते हैं कि आने वाले समय में सपोज पेशेंट गेट्स क्योर्ड, उनके सामने जो लाइफ है उसको हम लोग कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए है जब भी ये होता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं इसका। Okay. So, how about the children of a patient who are being born? Is there a chance that the parent is going to pass that on to their offspring? सो नहीं, कुछ-कुछ हेरिडिटरी कैंसर्स हैं अच्छा. जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। Hmm. बट फॉर्च्यूनेटली हमारे ब्लड कैंसर में, जिसका डिस्कशन हम लोग आज कर रहे हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड Hmm. माइलोमा, इसमें जितना ज़्यादा हेरिडिटरी पैटर्न नहीं मिलता है। अच्छा. तो जनरली ये पेशेंट टू पेशेंट या जनरेशन टू जनरेशन ये डिजीज़ पास ऑन नहीं होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं रहता है। और सपोज़ एक मदर जिसको यंग एज में ल्यूकेमिया के लिए ट्रीटमेंट दिया गया व्हेन शी वाज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल, जब वो बड़ी होती है, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो कभी भी वो डिज़ीज़ उसमें ट्रांसमिट नहीं होता है। ऐसा कहीं भी कोई लिटरेचर में नहीं है। बट देयर आर सम अदर कैंसर्स लाइक जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, उसमें थोड़ा-सा ये सब है। तो जब भी ये सिचुएशन आता है तो आपके जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आपको अच्छे से गाइड करते हैं। बट इन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये हेरिडिटरी नहीं होता है, कॉन्टैजियस नहीं होता है, साथ में बैठने से, खाने से, बात करने से, छूने से ये कैंसर एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होता है। One more question is, after a patient goes through CAR T cell therapy, how long do you think will they be able to, live, or any particular survival rate or anything like that? सो कार टी सेल थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट थेरेपी जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, या जो मैंने जो बॉल पार्क दिया था कि 60% हाँ, क्योर हाँ, रेट है। हाँ. क्योर मीन्स सपोज एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आपने ल्यूकेमिया के लिए एक हुँ, कार टी सेल थेरेपी किया हुँ, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, हुँ, एंड इफ ही गेट्स क्योर्ड हुँ. मीन्स ही इज गोइंग टू सर्वाइव। सपोज उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 70 या 75 साल का था, हाँ. सो ही विल सर्वाइव टिल दैट एज, Okay. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's very good. ओनली थिंग है क्या कि कार टी सेल थेरेपी इज मच मोर इम्यूनोसप्रेसिव। तो Okay. कभी-कभी हम लोग देखते हैं इस तरह के पेशेंट्स में सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने का चांस रहता है। अच्छा. सो जैसे इम्यूनिटी कम है तो उनको रिकरेंट सोर थ्रोट हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकता है, कभी-कभी इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस रहता है। Okay. तो दे हैव टू बी इन अ रेगुलर फॉलो अप विद देयर डॉक्टर फॉर एनी साइन एंड सिम्पटम, बट इफ दे गेट क्योर्ड मीन्स Hmm. क्योर्ड फॉरएवर। Okay. So, are there any preventive measures that patients can take so that they do not have to face blood cancers? Any lifestyle changes? सो लाइफस्टाइल चेंजेस बेसिकली ब्लड कैंसर में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, Hmm. बट अगर हम लोग अदर कैंसर से अगर ये डाटा को लेते हैं, Hmm. जैसे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, Hmm.
या फैटी फूड खाने से या स्मोक्ड फूड खाने से कोलोन कैंसर होता है। ऐसा बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हमारे ब्लड कैंसर्स में नहीं है। बट एक माइलोमा बोल के एक बीमारी है या एक CLL बीमारी है, जो कभी-कभी देखा गया है, जो रेडिएशन से थोड़ा बहुत होता है। जो रेडिएशन फील्ड में काम करते हैं, उसमें इसका इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा देखा गया है। But definitely, yes, healthy life and healthy food, green vegetables boost your immunity, or everything is related to your immunity. तो अगर आप अच्छा फल फ्रूट खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं और टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आप अपने आप को बचा के रखते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको प्रिवेंट करती है किसी भी तरह के कैंसर को होने से आपके बॉडी में। Okay. What are some dietary options or food choices that you will recommend to people who have gone through BMT or who have gone through CAR T cell or chemotherapy and they are now better? So, what are some food choices that you will recommend? So that is a very important topic, and generally we miss in our day-to-day practice and busy practice, because जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता भी रहता है, न्यूट्रिशन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम जितना भी आपको मेडिसिन देते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं, CAR T सेल थेरेपी देते हैं, जब तक आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहता है, तब तक वो मेडिसिन भी काम नहीं करता है। Right. तो हम लोग एक वन वर्ड में जल्दीबाजी में जब भी बोलना रहता है, होम मेड कुक्ड फूड खाना है आपको, ठीक है ना। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द जंक फूड, ठीक है ना। स्विगी जोमेटो वगैरह से जो जंक फूड सब आते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। घर में बना के जो भी खाना है आपको खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। डेली ट्राई टू टेक वन फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस, ठीक है ना। एक्सरसाइज ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, ठीक है ना। और डेफिनेटली कीमोथेरेपी के बाद बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसको स्पेशल केयर करने के लिए स्पेशल डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज प्लेज ए ह्यूज रोल। और ये जितना आप अच्छे से करते हैं, आप अपने नॉर्मल लाइफ में उतना जल्दी वापस आते हैं ट्रीटमेंट के बाद। What about multivitamins or probiotics? Anything particular that patients should take? As a hematologist, I don't recommend all those things. Multivitamin. If my patient is eating well, rice, dal, chapati, and vegetables, everything. No need for all these supplements. And probiotics का भी बहुत ज़्यादा हमारे स्पेसिफिकली हेमेटोलॉजिकल कैंसर में बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं है प्रोबायोटिक्स का। तो एज ए ट्रीटमेंट पर्पस और एज ए वेलबींग पर्पस हम इसको रिकमेंड बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। Okay. Any particular food that a patient should avoid? पर्टिकुलर फूड तो नहीं, जैसे मैंने बोला हाँ, कि जंक फूड को डेफिनेटली अवॉइड करना है। फ्रिज में रखा हुआ सामान जो 1-2 दिन से पड़ा हुआ है, उसको नहीं खाना है, ठीक है। एंड ट्राई टू अवॉइड सम पोल्ट्री इज़ आल्सो नाउअडेज़ इज़ नॉट सो हेल्दी, हाँ, ठीक है ना। जितने भी डाटाज़ वगैरह आ रहे हैं, right. तो उसको भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, दोज़ थिंग्स आर गुड फॉर यू। How about dairy products and dairy in general? No, no, dairy is very important for the patient. Paneer and dahi and curd and all those things are very very important for a patient recovery. आज का एपिसोड एक होप का मैसेज देता है एंड ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अभी बेटर हो रहे हैं। CAR T सेल थेरेपी जैसे एडवांसेस के लिए सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बेटर हो रहा है। So let's quickly recap everything we spoke about in this podcast. CAR T cell therapy is a specialized and personalized immunotherapy. BMT or bone marrow transplant is still considered a curative option. Patients को side effects होते हैं, but they are easily manageable with expert care. इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट विथ रिसर्च एंड इनोवेशन फ्यूचर में ये एक्सेसिबल बन रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर एक्सप्लेनिंग सच कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सच सिंपल वर्ड्स। इफ यू और एनीवन एल्स यू नो हैज़ ब्लड कैंसर, देन इस एपिसोड को, इस पॉडकास्ट को प्लीज़ उन तक पहुंचाइए एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ अ न्यू एक्सपर्ट। Stay informed, stay hopeful.